नमस्कार। चुनाव की घोषणा होते ही भारत में मीडिया सबसे पहले तैयारी में जुट गया। आपने देखा कि कैसे देश के सबसे बड़े डिजिटल टीवी प्लेटफॉर्म और सबसे तेज और पुराने चैनल आज तक ने मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे अरुण पुरी की बेटी और अब मालकिन कली पुरी ने पत्रकारिता को नए तरह से परिभाषित कर दिया, कैसे पत्रकारिता को बॉक्सिंग रिंग में बदल दिया, कैसे पत्रकारों को उन्होंने ऑब्जर्वर बना दिया बॉक्सिंग का, और कैसे उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष कमजोर है तो यह उनकी गलती नहीं है, वो बॉक्सिंग रिंग में जंप नहीं करेंगे। कलीपुरी की विस्तार से बातचीत आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो जब आज तक का मीडिया कॉन्क्लेव हो गया, उसके बाद बारी है नेटवर्क 18 की। आज की सुबह भारत के पाठकों ने यह विज्ञापन कई जगहों पर देखा होगा, अनेक स्थानों पर देखा होगा, और इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर आप राइजिंग भारत का विज्ञापन देख रहे हैं। राइजिंग भारत का यह विज्ञापन नेटवर्क 18 की तरफ से आया है। इसके विज्ञापन दाताओं में रिलायंस का भी नाम है, जो नेटवर्क 18 की प्रमोटर कंपनी है। प्रमोटर कंपनी का मतलब है जो सारा हिसाब किताब देखती है या जिसकी पूंजी से यह चैनल चल रहा है। तो अब बारी है नेटवर्क 18 के मीडिया कॉन्क्लेव की। भारत इस समय कॉन्क्लेव की बहार के बीच में है, ऐसे कॉन्क्लेव जिसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। कल कलीपुरी ने बहुत स्पष्टता से कहा था कि विपक्ष कमजोर है तो यह विपक्ष की परेशानी है, वह विपक्ष के लिए काम नहीं करती। उनका काम केवल घटनाओं को रिपोर्ट करना है। कैसे रिपोर्ट करना है यह आप देख रहे हैं कि कैसे उनके कार्यक्रमों में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के फोटो सेशन हो रहे हैं, और कैसे झूठ को सरेआम चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। झूठ केवल झूठ बोलना नहीं है, झूठ है जो कुछ हो रहा है उसको छुपाना। बेरोजगारी, नौकरी की कमी, हिंसा, नागरिकों में विभेद, नागरिकों में विभेद, सांप्रदायिकता, इन सबको रिपोर्ट नहीं करना भी झूठ है। तो कलीपुरी के बाद आज हम बात करेंगे नेटवर्क 18 के इस मीडिया कॉन्क्लेव की। यह वीडियो चुनाव आयोग को समर्पित है। चुनाव आयोग के पास वक्त की कमी होगी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यह छोटा सा वीडियो चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया जाए। आप में से जो भी इस वीडियो को देखें वह किसी भी सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को टैग कर दें कि यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है, चुनाव आयोग के लिए बनाया गया है, क्योंकि इतने बड़े देश में 3 चुनाव आयुक्त के जिम्मे चुनाव की जिम्मेदारी होना बड़ा मुश्किल काम है। और तो तब भी मुश्किल काम है जब चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 2 नए आयुक्त की भर्ती की गई हो। हम देखते हैं कि छोटी छोटी कंपनियों में, छोटे छोटे रोजगार में बड़े आयोजन से पहले भर्ती की जाती है। लेकिन कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी विचित्र बात है कि इतने बड़े चुनाव के लिए पद रिक्त थे और कैसे निर्णय किए जा रहे होंगे आप समझ सकते हैं। तो इस आयोजन में कमी क्या है, इस मीडिया कॉन्क्लेव में गड़बड़ी क्या है, ध्यान से देखिए। एक तो इसमें राइजिंग भारत लिखा है। राइजिंग भारत लिखना खुद ही सरकार का और प्रधानमंत्री का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री और आरएसएस तो पहले ही विकसित भारत की घोषणा कर चुके हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम निश्चित रूप से विकसित भारत होना चाहिए था। ये राइजिंग भारत कहकर तो आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार बता रहे हैं कि भारत विकसित हो चुका है, विश्व गुरु बन चुका है, ब्रह्मज्ञानी बन चुका है। तो विश्व गुरु को राइजिंग आप कैसे कह सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वह सभी पार्टियों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि सबको समान मौके मिलें।
इतनी बड़ी कंपनी जो भारत के घर घर तक पहुंचने का दावा करती है, जब राइजिंग इंडिया समिट हो रही है तो उसमें विपक्ष क्यों नहीं है? आपको यह बात खटकती नहीं है? आप लगातार टेलीविजन पर इसके विज्ञापन देख रहे होंगे, अखबारों में विज्ञापन देख रहे होंगे। जो कुछ यहाँ बोला जाएगा वो बार बार तक व्हाट्सएप के जरिए, आईटी सेल के जरिए आप तक पहुंचाया जाएगा। इसमें विपक्ष का नहीं होना साफ साफ संकेत है कि पूंजीपति और मीडिया क्या चाहते हैं। वो विपक्ष की हत्या चाहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या चाहते हैं और खुले रूप में तानाशाही को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। आप देखें कि इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री हैं, जाहिर है गृह मंत्री हैं, जाहिर है नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी के बारे में हमने अपने वीडियोस में बताया है कि कैसे आरएसएस उनको लेकर भ्रम फैलाता रहता है कि नितिन गडकरी असंतुष्ट हैं या नितिन गडकरी का ध्यान नहीं रखा जाता। असल में यह आरएसएस की रणनीति है कि अपने भीतर एक ऐसे नेता को जिसकी छवि सख्त प्रशासक की है, एक ऐसा व्यक्ति भी साथ में चलता रहे जिसको कथित रूप से उदार बताया जाए। यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल आरएसएस लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान करते थे। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी सांप्रदायिक मुद्दों पर बहुत ही चतुराई से पेश आते थे ताकि देश के बड़े हिस्से को आरएसएस और बीजेपी अपने साथ जोड़ सकें। वही रणनीति नितिन गडकरी के साथ अपनाई जा रही है और आरएसएस और बीजेपी बहुत ही सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक बार हम नजर डालें तो नितिन गडकरी के अलावा विदेश मंत्री हैं स्मृति ईरानी हैं। अब आप सोचिए कि स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में अमेठी के बारे में क्या बात करेंगी और उनका उत्तर कौन देगा। अश्विनी वैष्णव हैं जो हादसों के बाद केवल यह बताते हैं कि गलती किस किस की हो सकती है, लेकिन उनकी गलती की कोई संभावना हमें नहीं नजर आती है और कैसे भ्रामक दावे रेल मंत्री खुद करते रहते हैं। अनुराग ठाकुर हैं, चुनाव आयोग ने हेट स्पीच की बात की है। आपको अनुराग ठाकुर की सभा में उनकी भाषा याद होगी जब उन्होंने कहा था गोली मारो। दिल्ली में उन्होंने यह बात कही थी। आज तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, हमें इसकी कोई खबर नहीं है क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही हुई ही नहीं। इसके अलावा इसमें तमाम कंपनियों के लोग शामिल हैं। हाँ, इसमें शामिल हैं अमिताभ कांत, वही अमिताभ कांत जिन्होंने बताया था कि भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। वही अमिताभ कांत जिन्होंने G20 की मेजबानी के दौरान इसी नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने जानबूझकर इस तरीके से इंतजाम किए कि मीडिया आने वाले अतिथियों से दूर ही रहे, क्योंकि मीडिया बातचीत करेगा तो ऐसी खबरें करेगा जो सरकार को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अतिथियों में शामिल हैं प्रसून जोशी, वही प्रसून जोशी जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले चुके हैं विदेश में और उनके इंटरव्यू आप उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिए कैसे गुदगुदाते हुए सवाल पूछते हैं। तो इस सूची में हर वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास जीभ तो है लेकिन जबान नहीं है। हमारा बोलना जितना जीभ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उतना ही जबान के जज्बे पर निर्भर करता है, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यह सारे लोग केवल एक ही काम करते हैं। आप इनके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, केवल और केवल प्रशस्ति गायन और ऐसे तथ्यों को सामने रखना जिसमें सच्चाई नहीं है। और कौन है इसमें? इसमें तमिलनाडु की बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं के अन्नामलई, और सबसे आखिरी में इसमें है सिद्धार्थ मल्होत्रा। हमें यह अच्छा नहीं लगा कि यह सूची प्रधानमंत्री से शुरू होती है और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर खत्म होती है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की कभी इस तरीके के बयान बहुत ज्यादा देखने में नहीं आए। अच्छा होता कि इसमें कंगना रनौत को शामिल कर लिया जाता। वह नियमित अंतराल पर बिना नागा किए हुए सरकार की निरंतर सराहना करती हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें आज़ादी असल में कब मिली,
आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेस्ट वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है, मोदी जी के योगदान से मिली। और कैसे भारत मोदी जी के आने के बाद आजादी के नए सोपान गढ़ रहा है। तो आप देखें कि इस पूरी सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप कहें कि यह विपक्ष की आवाज है। हमने विपक्ष की आवाज इसलिए कहा क्योंकि अखिलेश उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। तेजस्वी बिहार से आते हैं, 40 सीटें हैं। ममता बनर्जी बंगाल में हैं, वहां पर 42 सीटें हैं। स्टालिन तमिलनाडु में, जबकि तमिलनाडु से आप बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष को बुला रहे हैं, जहां 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र और दूसरे बड़े राज्य भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस कार्यक्रम में शरद पवार को क्यों नहीं होना चाहिए था, ममता बनर्जी को क्यों नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह सारे लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर यह सरकार का आयोजन है और यह निर्वाचन आयोग के नियमों का विशुद्ध रूप से उल्लंघन है। हमें तो ज्यादा शेर व शायरी आती नहीं। हमने देखा कि राजीव कुमार हर दूसरे सवाल का जवाब शेर व शायरी से दे रहे थे, माहौल को इतना हल्का कर रहे थे कि सवालों को एकदम बादलों की ओट में छुपाकर हवा में उड़ा दे रहे थे, जैसा कि एक सैन्य हमले के समय खुद प्रधानमंत्री ने दावा किया था। कुछ उसी तरीके की रणनीति राजीव कुमार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें दिखाई थी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। तो सवाल यह है कि कैसे चुनाव होगा और यह चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, कैसे होगा, इसका कोई भी अंदाजा हमें नहीं है। क्योंकि एक और ईवीएम के सवाल हैं जिनकी बात हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार वीवीपैट की बात कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने का समय ही नहीं देता। वीवीपैट का मामला अटका हुआ है, जबकि उसके लिए देश भर में आंदोलन हो रहे थे। तो वीवीपैट अटका हुआ है। मीडिया कंपनियां सरकार की आरती में लगातार निरंतर लगी हुई हैं। जितनी तेजी से आप सभी जरूरी मुद्दों पर, जरूरी मुद्दे मतलब नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, शांति और गरिमा। आप कहेंगे शांति और गरिमा क्यों, समान अधिकार क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 चीजों की कमी हमने सबसे ज्यादा मणिपुर में महसूस की, लद्दाख में महसूस की। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आपको पता होगा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक का प्रदर्शन जारी है, अनशन जारी है। -15 डिग्री के तापमान में सोनम वांगचुक 12 दिन से लगातार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। क्या सोनम वांगचुक की तस्वीरें, उन पर हमारे वीडियोस आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं तो आपको देखने चाहिए और सवाल पूछने चाहिए कि क्या इन सारे विषयों पर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर कड़ी नजर रखिए। चुनाव आयोग से जुड़ी हुई एक और जरूरी बात आपको जानना चाहिए कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री केवल केयर टेकर प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि वह कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और वह किसी भी बड़े विषय पर फैसले नहीं ले सकते। इसी तरीके से उनके संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वो सरकारी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और
तमाम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश के नागरिक और स्वतंत्र पत्रकार इसकी ओर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपने कान बंद कर लिए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस तरीके के कॉन्क्लेव की बाढ़ आने वाली है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यह कॉन्क्लेव अक्सर ही मार्च के महीने से शुरू होकर 31 मार्च तक चलते हैं, क्योंकि मीडिया कंपनियों के पास सरकार के बजट का अधिकतम उपयोग करने का यह आखिरी मौका होता है, ताकि सरकार को किस तरह से प्रसन्न किया जा सके। पहले भी जब सरकारें थीं, अन्य दलों की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो इस तरीके के सबमिट तब भी होते थे, लेकिन उनमें विपक्ष को जगह मिलती थी और वह चुनाव के ठीक पहले इस तरह से कभी नहीं होते थे। नेटवर्क 18 यह राइजिंग भारत नाम से जो सबमिट कर रहा है, यह अक्सर ही उस समय करता रहा है, पहले भी इस पर सवाल उठते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। इसी चैनल ने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू ठीक उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले लिया था, जब आचार संहिता लागू थी और मतदान में 2 या 3 दिन बचे थे। उन्होंने किसी भी विपक्ष के नेता का इंटरव्यू नहीं किया। बार बार नेटवर्क 18 एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आया है जो खुलेआम उन नियमों का उल्लंघन करता है जो निर्वाचन आयोग के बहुत बुनियादी नियम हैं, बहुत साधारण नियम हैं। तो अब आप देखिए और सोचिए कि कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, और एक नागरिक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं। एक नागरिक होने के नाते आपको अपने विवेक को जिंदा रखना है। जल्द ही हम एक अपना वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि नागरिक होने का अर्थ क्या है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो हमें ज्वाइन करें और हमारी आर्थिक मदद भी करें। नमस्कार।